Okay, good evening everybody and welcome to नर्मदा किडनी फाउंडेशन के ऑनलाइन डायबिटीज वर्कशॉप में आप सबका स्वागत है। आप जानते हैं कि नर्मदा किडनी फाउंडेशन जानकारी के माध्यम से नॉन कम्युनिकेबल जो डिसीजेज हैं, ज्यादा करके डायबिटीज जो किडनी डिसीज का मुख्य कारण है, उसके बारे में ज्यादा जानकारी देना चाहते हैं ताकि किडनी की बीमारी ही न हो। और इसके लिए हमने एक ऑनलाइन डायबिटीज वर्कशॉप का आयोजन किया है। नर्मदा किडनी फाउंडेशन किडनी वर्कशॉप्स का भी आयोजन करती है जो हर बुधवार को 1 से 2 बजे रहता है, जिसकी माहिती आपको मिस्टर रजनी दुआर से मिलेगी। उनका नंबर, जिनको किडनी वर्कशॉप अटेंड करना है वो प्लीज नोट कर दीजिए। ये वर्कशॉप में आपको एक बार किडनी डिसीज हो गई तो आगे क्या करना है, क्या आपका ऑप्शंस रहता है किडनी की बीमारी को संभालने का, उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी जाती है। और फाउंडेशन का तीसरा महत्व का काम है कि हम अंगदान की जानकारी समाज में फैलाएं ताकि हम अपने अंगों का सही इस्तेमाल कर सके और दूसरे के उपयोग में आ सके। तो आज हम बात करेंगे ये ऑनलाइन डायबिटीज वर्कशॉप में हम हर सैटरडे को रखते हैं। पिछले वर्कशॉप्स में हमें टोटल ओवरव्यू दिया डायबिटीज के बारे में, जिसमें हमने बताया कि डायबिटीज के 2 प्रकार होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। दूसरे प्रकार रहते हैं पर ये मेन 2 कारण हैं। टाइप 1 में इंसुलिन बनता ही नहीं है और टाइप 2 में इंसुलिन का सही इस्तेमाल नहीं होता है। तो दूसरे वर्कशॉप में हमने बताया कि डायबिटीज जो टाइप 2 है वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में है, वो लाइफस्टाइल डिसीज है और हम टोटली प्रिवेंट कर सकते हैं। तो वो सेशन में हमने प्रिवेंशन ऑफ टाइप 2 डायबिटीज बताया। तीसरे सेशन में हमने उसको एक बार हो गया तो कैसे मैनेज किया जाए ताकि हम कॉम्प्लिकेशन से बच सके। उसके बाद का सेशन था डाइट के ऊपर, जिसका रोल हर स्टेजेस में इम्पोर्टेंट है, उसको प्रिवेंट करने में, डायबिटीज को संभालने में, कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट करने में। और लास्ट सेशन में हमने कोविड और डायबिटीज के बारे के विषय में चर्चा की। और ये सब सेशंस जिन्होंने मिस किया है वो हमारी नर्मदा किडनी फाउंडेशन की YouTube चैनल पे आप देख सकते हैं। और आज हम बात करेंगे डायबिटीज इन चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट। उसमें दोनों टाइप के डायबिटीज के बारे में बात करेंगे, जो चिल्ड्रन और एडोलेसेंट में भी अभी टाइप 2 डायबिटीज दिखता है। तो इस विषय में जब बच्चे लोग में डायबिटीज आता है तो पूरा फैमिली डिस्टर्ब हो जाता है और कई सवाल उनके मन में रहते हैं। इस सब सवाल के बारे में हम जानेंगे एक्सपर्ट से। डॉक्टर निखिल शाह जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज, वो पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं और उनका स्पेशल इंटरेस्ट है डायबिटीज इन चिल्ड्रन। उसके अलावा वो बच्चों लोग में कई एंडोक्राइन प्रॉब्लम रहते हैं, जैसे ग्रोथ का प्रॉब्लम है, रिकेट्स का प्रॉब्लम है, बोन्स का प्रॉब्लम है, कई सारे एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स रहते हैं, उनके वो एक्सपर्ट हैं। और हमारे सिटी में, हमारे कंट्री में बहुत कम पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है। तो ये एक स्पेशल ब्रांच है और ये इसीलिए है कि ये प्रॉब्लम हमारे नॉट एवन सिटी, पूरे कंट्री में और वर्ल्ड में ये प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है।
हम अभी कई डायबिटीज यंग चिल्ड्रन में देखते हैं। तो आओ अब हम सुनते हैं उनके डॉक्टर निखिल शाह से कि ये क्या बीमारी है और उसे कैसे संभाले जाए। ओवर टू यू डॉक्टर निखिल। I'll stop sharing. Yeah. I hope everyone is well during this difficult times. I know COVID की वजह से काफी लोगों को काफी प्रॉब्लम हुई है. COVID has caused a lot of complications in everyone. But it is very important समझने के लिए कि because of COVID, a lot of other diseases are being missed. So I would really thank Neeta Aunty and the Narmada Kidney Foundation for trying to enlighten everyone and create an awareness about these diseases. मैं डायरेक्टली मेरे टॉपिक से शुरू करूंगा आज. आज का टॉपिक है डायबिटीज बच्चों और टीनेजर्स में. सो डायबिटीज को हम हिंदी में मधुमेह भी बोलते हैं. सो इट कैन रेंज एनीवेयर फ्रॉम 0 to 18 years. सो डायबिटीज के पहले मैं खाली बताना चाहूंगा थोड़े हमारे फील्ड के बारे में. सो पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजी बेसिकली क्या है? पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजी इज बेसिकली अ फील्ड जहां पे हम बच्चों के हार्मोन्स के प्रॉब्लम को देखते हैं. सो दैट मींस एनीवेयर फ्रॉम द एज 0 years टू द एज ऑफ 18 years. तो एकदम न्यूबॉर्न बेबी में भी प्रॉब्लम हो सकते हैं एंड वी सी इवन चिल्ड्रन अप टू 18 years ऑफ एज. सो प्रॉब्लम्स क्या क्या प्रकार के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं कि उनकी हाइट की प्रॉब्लम होती है कि वो लोग हाइट बढ़ नहीं पाते. कभी कभी उनकी मैच्योरिटी बहुत जल्दी आ जाती है, कभी कभी मैच्योरिटी बहुत डिले हो जाती है. तो उसमें अगर कुछ कर सकते हैं. Overweight, obesity, लॉकडाउन की वजह से we are seeing more and more children putting on a lot of weight and this is creating a lot of problems. थायराइड की बीमारियां बच्चों में देखी जाती है. डायबिटीज जो आज का टॉपिक है और काफी सारी चीजें लाइक लो कैल्शियम, लो शुगर एंड इरेगुलर पीरियड्स. दैट इज व्हाट बेसिकली पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजी डील करता है. सो कमिंग टू आज का टॉपिक, सो डायबिटीज. सो बच्चों में हम डायबिटीज कैसे डिफाइन करते हैं? सो द मोस्ट कॉमन डेफिनेशन जब भी हम बोलते हैं बच्चों में डायबिटीज कब होता है, जब भी क्लासिक सिम्टम्स होते हैं, जो क्लासिक लक्षण होते हैं डायबिटीज के. तो आई कम टू कि क्या क्या क्लासिक सिम्टम्स या क्लासिक लक्षण होते हैं डायबिटीज के. बट अगर कोई भी सिम्टम्स होते हैं डायबिटीज के अलॉन्ग विद अगर उसका ग्लूकोज 200 या 200 के ऊपर होता है, देन वी लेबल द चाइल्ड टू हैव डायबिटीज. दूसरे सारे जो डेफिनेशंस है वो एडल्ट जैसे ही डेफिनेशंस है. सो अगर ग्लूकोज 126 के ऊपर होता है, फास्टिंग ग्लूकोज, दिस इज कॉल्ड एज डायबिटीज. सो नॉर्मल लोगों में जो ग्लूकोज का रेंज होता है वो 100 के नीचे होता है. अगर 100 और 125 के बीच में होता है तो हम उसको प्री डायबिटीज बोलते हैं. और 126 के ऊपर फास्टिंग शुगर होता है तो उसको हम डायबिटीज लेबल करते हैं. खाने के 2 घंटे के बाद या ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो एक प्रकार का स्पेशल टेस्ट होता है, इससे भी पता चलता है कि डायबिटीज है कि नहीं. सो नॉर्मल लोगों में अगर 140 से कम होता है, प्री डायबिटीज इज यूजुअली बिटवीन 140 to 199. और अगर 200 के ऊपर होता है तो उसको हम डायबिटीज लेबल करते हैं. एंड फाइनली HbA1c. सो HbA1c लास्ट 3 महीने का एवरेज बताता है अपने को शुगर का. सो अगर HbA1c आपका 6.5 से ऊपर है, then we label the child to have diabetes. So normal लोगों में HbA1c is usually less than 5.7. Pre-diabetes में हम देखते हैं कि HbA1c is between 5.7 to 6.4. And diabetes is more than 6.5. However, ये देखा गया है कि HbA1c is not very accurate in children to determine diabetes. ये बड़ों में हम यूज करते हैं. So बच्चों में we basically concentrate, which is the most common, that is the first जो definition है, classic symptoms of diabetes है और उसका शुगर अगर 200 से ज्यादा है. So figure is the same thing which I've explained. Normal क्या होता है, प्री डायबिटीज क्या होता है और डायबिटीज क्या होता है. सो HbA1c ग्रेटर देन 6.5, फास्टिंग शुगर मोर देन 126 और आपका पोस्ट मील शुगर 2 घंटे के बाद या ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस के टेस्ट के बाद आपका शुगर 200 के ऊपर होता है. अभी बच्चों में किन प्रकार के डायबिटीज हो सकते हैं? सो द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डायबिटीज इन चिल्ड्रन इज टाइप 1 डायबिटीज. ये सबसे कॉमन होता है. ये यूजुअली हम 6 महीने के बाद के बच्चे में भी देख सकते हैं. सो एनी चाइल्ड हु डेवलप्स डायबिटीज आफ्टर द एज ऑफ 6 months, हम डायबिटीज बोलते हैं. यूजुअली चाइल्डहुड में डेवलप होता है. सो नॉर्मली इन द स्कूल गोइंग एज ग्रुप, कभी कभार टीनेजर्स में भी ये डेवलप होता है. दूसरा प्रकार का डायबिटीज है टाइप 2 डायबिटीज. तो पहले हमको ऐसा ही लगता था कि टाइप 2 डायबिटीज बड़ों में होता है, बट रिसेंटली लास्ट फ्यू इयर्स में हम ज्यादा नंबर्स देख रहे हैं एंड इट इज मेनली सीन इन द एडोलसेंट एज ग्रुप. सो मैच्योरिटी आने के बाद यानी कि प्यूबर्टी के बाद हम ज्यादातर ये डायबिटीज देखते हैं. तीसरे प्रकार का जो डायबिटीज देखा जाता है बच्चों में, दैट इज वी सी इन चिल्ड्रन लेस देन 6 months ऑफ एज. सो दिस इज वन ऑफ आवर पेशेंट्स ओनली. वी हैड सीन दिस पेशेंट, सो हमने इसको ट्रीट किया था. सो इसको 1 महीने की उम्र पे ही पता चला था डायबिटीज है.
तो ये अलग प्रकार का डायबिटीज होता है जिसको नियोनेटल डायबिटीज बोलते हैं। इसमें एक प्रकार का जीन ही अफेक्ट होता है। और दूसरे रेयर टाइप्स ऑफ डायबिटीज इंक्लूड मोडी, कोई ड्रग्स की वजह से, जो सर्टेन कैंसर के ड्रग्स कभी कभार उसकी वजह से हो सकता है। पैनक्रियास का अगर इन्फ्लेमेशन होता है तो उसकी वजह से हो सकता है। और सिस्टिक फाइब्रोसिस की वजह से हो सकता है। बट टुडे वील बी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द टू मेन टाइप्स ऑफ डायबिटीज, जो है टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज बच्चों में। सो कमिंग टू टाइप 1 डायबिटीज, अभी आप सबको पता है कि जब भी हम खाना खाते हैं, सो नॉर्मल इंसान में जब भी हम खाना खाते हैं, सो वंस वी ईट फूड आपका शुगर बढ़ता है। जब भी शुगर बढ़ता है तो इंसुलिन इज वर्किंग टू डिक्रीज द शुगर डाउन। हाउएवर इन टाइप 1 डायबिटीज के जो बच्चे होते हैं, सो ये पैनक्रियास की ग्रंथि है। पैनक्रियास की ग्रंथि में एक सेल होता है जिसको हम बीटा सेल बोलते हैं। सो ये ब्लू में सारे है जो बीटा सेल है। सो ये नॉर्मल इंसान की पैनक्रियास की ग्रंथि है। तो जब भी वो खाना खाते हैं, ये बीटा सेल इंसुलिन सिक्रीट करता है और वो शुगर को लेवल में लाता है। हाउएवर टाइप 1 डायबिटीज के जो बच्चे हैं, उनमें एक प्रकार का ऑटोइम्यून प्रोसेस होता है। सो ऑटोइम्यून प्रोसेस यानी कि अपनी बॉडी अपने खिलाफ ही एक्ट करती है और ये सारे जो बीटा सेल्स है उनको नष्ट कर देता है। अगर बीटा सेल्स ही नष्ट हो रहे हैं तो फिर आपके इंसुलिन नहीं बन पाता। अगर इंसुलिन नहीं बन पा रहा है तो आपको शुगर बढ़ते जाएगा, एंड दैट इज व्हाट लीड्स टू टाइप 1 डायबिटीज। सो जब भी 90% ऑफ द सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, सो मोर देन 90% अगर सेल्स डिस्ट्रॉय हो रहे, दैट इज व्हेन द सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज दिखने लगते हैं। सो आई थिंक द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन हमको पेरेंट्स पूछते हैं कि हमारे बच्चे को डायबिटीज कैसा। टाइप 1 डायबिटीज इतना कॉमन नहीं है, डायबिटीज तो बड़ों की बीमारी है। सो इस टाइप 1 डायबिटीज एक्चुअली देखा जाता है क्या बच्चों में? एंड इट इज शॉकिंग टू सी कि अगर हम दुनिया में सबसे नए द प्रपोर्शन ऑफ द न्यू केसेस देखें तो सबसे ज्यादा इंडिया में है। सो अगर एवरी डे आप नए केसेस देखो, सो पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा इंडिया के है। अलॉन्ग विद जो टोटल केसेस ऑफ डायबिटीज अगर हम देखें बच्चों में, तो ये भी इंडिया में है। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू क्रिएट अवेयरनेस कि इंडिया में सबसे द मैक्सिमम प्रोपोर्शन ऑफ नए केसेस भी हो रहे हैं और टोटल नंबर ऑफ टाइप 1 डायबिटीज केसेस पूरी दुनिया में बच्चों में इज इन इंडिया। So this is very important to create awareness. So हम शुरू करेंगे एक केस के साथ। दिस इज अ रियल लाइफ केस। सो 10 साल की लड़की आई थी हमारे पास। उसकी हाइट थी 135 सेंटीमीटर, वेट था 26 किलो। उसके जो लक्षण थे, इस खाली पेट में दर्द हुआ था और बहुत उल्टी हो रही थी 1-2 दिन से, और शाम से उसको सांस लेने में दिक्कत हो गई थी। तो पहले तो जब भी पेट में दर्द हो रहा था और उल्टी हो रही थी, उनको लगा कि कुछ खाने में आ गया होगा, तो उन्होंने इग्नोर किया। बट जब ये सांस लेने में दिक्कत हुई तो वो तुरंत डॉक्टर के पास लेके गए। भाई जब भी बच्चों में सांस लेने की दिक्कत होती है, सबसे पहले चीज आता है कि ये अस्थमा जैसा है कि निमोनिया जैसा है। तो ऑक्सीजन शुरू किया, नेबुलाइजेशन शुरू किया, बट उसको सांस लेने में दिक्कत ही नहीं हो रही थी। सांस लेने में कमी नहीं हो रही थी वो। सो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि वापस हिस्ट्री में पूछा, तो उनको पता चला कि लास्ट 1 महीने से उसको पेशाब भी ज्यादा हो रहा था, पानी वो लड़की ज्यादा मांग रही थी। सो जो लड़की पहले रात को पेशाब नहीं करती थी, अभी रात को 3-4 बार उठ के पेशाब करने जा रही है, रात को पानी पी रही है। सो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट हिस्ट्री है। दूसरी एक हिस्ट्री पेरेंट्स ने बताई थी कि लास्ट 1 महीने में उसका 5 किलो कम हो गया। सो 30 किलो से वो ऑलमोस्ट 25 किलो की हो चुकी है। सो तभी वो क्लिक हुआ, और जब भी शुगर लेवल देखा तो इट वाज 600। सो दिस इज नथिंग बट टाइप 1 डायबिटीज। सो टाइप 1 डायबिटीज के जो अर्ली सिम्टम्स है, जो अर्ली लक्षण क्या क्या होते हैं। सो द मोस्ट कॉमन कंप्लेंट जो होता है कि पॉलीयूरिया, यानी कि पेशाब ज्यादा करते हैं। तो नॉर्मल बच्चा अगर पेशाब 3-4 बार करता है दिन में, तो ये बच्चे बहुत बार करते हैं, रात को 3-4 बार ही कर लेते हैं। सो जो बच्चा पहले रात को बेड में पेशाब नहीं करता और सडनली अभी पेशाब करने लगा है बेड में, सो दैट इज द टाइम हमको सोचना चाहिए कि बच्चे को डायबिटीज है कि नहीं है। दूसरा जो क्लासिकल हिस्ट्री मिलता है इन बच्चों में, इसकी उनको प्यास बहुत लगती है। सो एवरी आधे घंटे 1 घंटे में पानी ज्यादा मांगते हैं। बिकॉज वेट लॉस हो रहा है बहुत, तो उनको थकावट होती है। कभी कभी प्राइवेट पार्ट्स का उनको थोड़ा फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। कभी कभी भूख भी बहुत ज्यादा लगती है। तो इनिशियल पार्ट में उनको भूख ज्यादा लगती है, और जब भी थोड़ा थक जाते हैं तो काइंड ऑफ एपेटाइट फिर डिक्रीज होता है। और फाइनली अगर वेट लॉस हो रहा है और उसको हम कोई कारण नहीं बता सकते, तो ये है अर्ली सिम्टम्स ऑफ टाइप 1 डायबिटीज। हाउएवर बच्चों में अर्ली पिकअप करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज बेबीज आर काइंड ऑफ वेरी फसी ईटर्स। तो पता नहीं चलता कि किस वजह से क्या हो रहा है। तो नॉर्मली वो जब भी हमारे पास आते हैं, वो एकदम एडवांस सिम्टम्स के साथ या एडवांस लक्षण में ही आते हैं। सो एडवांस सिम्टम्स क्या होते हैं? सो उनको पेट में दर्द होता है, उनको उल्टी हो सकती है, कभी कभी चक्कर जैसा आ सकता है, और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है।
सो दिस इज द एडवांस स्टेज ऑफ द डिजीज जिसको हम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस बोलते हैं। तो ये कंडीशन में क्या होता है कि बिकॉज ग्लूकोज आपके बॉडी में बढ़ जाता है, कीटोन्स आपके बॉडी में बढ़ जाता है, तो काइंड ऑफ एसिड जैसा आपके बॉडी में जम जा रहा है, और एसिड इज काइंड ऑफ टॉक्सिक। तो अगर एसिड आपके रगों में जा रहा है तो इट कैन कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज टू द बॉडी, एंड दैट इज द रीजन दीज चिल्ड्रन कम बहुत ही सीरियस कंडीशन में आते हैं, और कभी कभी एकदम लाइफ और डेथ सिनारियो भी हो सकता है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अर्ली पिकअप करें, ना कि हम ये स्टेज पे पिकअप करें। सो कमिंग बैक टू अवर केस, अपने लड़की को देखा तो पेट में दर्द था, वॉमिटिंग थी और सांस लेने में दिक्कत थी, और उसको 1 महीने से पेशाब ज्यादा हो रहा था, प्यास ज्यादा लग रही थी और वेट लॉस भी हुआ था। अगर हमने उसको तभी पकड़ लिया था तो एकदम सीरियस नहीं होती, बट अनफॉर्चुनेटली दे कुडंट पिक इट अप अर्लियर और अभी आई थी। सो दिस इज अ स्टेट ऑफ डीके, यानी कि एकदम इमरजेंसी। तो इस बच्चे को हमको आईसीयू में एडमिट करना पड़ता है 2 दिन, उनको फ्लूइड्स के साथ और इंसुलिन देना पड़ता है सुई से। सो इट इज इमरजेंसी एंड लाइफ सेविंग, और अगर लेट होता है तो इट कुड बी इवन लाइफ और डेथ सिनेरियो। एक बार वो सेटल हो जाता है, एसिड बॉडी से चला जाता है, कीटोन्स बॉडी से चले जाते हैं, ग्लूकोज काइंड ऑफ स्टेबलाइज हो जाता है, तो हम उनको इंजेक्शन पे शिफ्ट कर देते हैं। सो नॉर्मली इंजेक्शन पे शिफ्ट करते करते 2 या 3 दिन लग जाते हैं, और फिर स्लोली स्लोली हम उनको पूरा डायबिटीज के बारे में समझाते हैं। तो बेसिकली जो वार्ड में होता है हम उनको पूरा एडुकेट करते हैं डायबिटीज के बारे में। अ, अभी टाइप 1 डायबिटीज का मैनेजमेंट क्या है? सो टाइप 1 डायबिटीज का मैनेजमेंट इज बेसिकली, अगर आपकी गाड़ी हो एंड दीज आर द 4 व्हील्स, सो सबसे पहला व्हील है कि हमको शुगर चेक करना है, उसके बाद हमको इंसुलिन देना है, खाने में वी हैव टू मेक हेल्दी चॉइसेस, एंड फाइनली एक्सरसाइज। और समटाइम्स अगर कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो रहे हैं तो कब कॉम्प्लिकेशंस को टेस्ट करना चाहिए और उसको ट्रीट करना चाहिए। सो इमेजिन, जो मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज एक गाड़ी जैसा है, अगर एक व्हील भी अटक जाती है तो आपकी गाड़ी नहीं चल सकती। तो सेम केस, अगर मैनेजमेंट में अगर कोई भी 4 व्हील्स में प्रॉब्लम हो जाता है तो फिर आपकी शुगर्स कंट्रोल में नहीं रहती। अगर आप ग्लूकोज चेक नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा इंसुलिन कितना देना है। अगर आपके खाने पे कंट्रोल नहीं होगा तो इंसुलिन काम नहीं करेगा। अगर एक्सरसाइज ज्यादा करोगे तो शुगर कम हो सकता है, अगर एक्सरसाइज नहीं करोगे तो शुगर ज्यादा हो सकता है। सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स जहां पे हम शुगर बराबर मेंटेन कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम ग्लूकोज कैसे मॉनिटर करते हैं इन बच्चों में? सो 2 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है ग्लूकोमीटर, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। सो हम नॉर्मली इन बच्चों को बोलते हैं दिन में 3 बार शुगर चेक करना चाहिए बिफोर मील्स। सो सवेरे खाने के पहले, दोपहर को खाने के पहले और रात को खाने के पहले। दूसरा तरीका होता है इज अ कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग डिवाइस। सो एक मशीन लगाया जाता है बच्चों को, और ये 14 दिन के लिए रहता है, और 14 दिन के बाद एक प्रिंट आउट मिलता है जहां पे हमको ट्रेंड्स पता चलते हैं शुगर रीडिंग्स की पूरे 24 घंटे की। द एडवांटेज ऑफ दिस मशीन इज कि बच्चे इसके साथ खेल भी सकते हैं, नहा भी सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम होता नहीं है। सो इट इज अ वेरी यूजफुल डिवाइस। और फिर हम उनको बोलते हैं इसे शुगर डायरी बनाने के लिए। सो दिस इज वन ऑफ माय पेशेंट्स जिन्होंने ऐसी शुगर डायरी बनाई है। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक डेट का कॉलम है। सो बिफोर ब्रेकफास्ट वो शुगर रीडिंग लिखते हैं, बिफोर लंच शुगर रीडिंग लिखते हैं, एंड बिफोर डिनर शुगर रीडिंग लिखते हैं। सो दिस वाज अराउंड 15 days आफ्टर गेटिंग डायग्नोज्ड विद डायबिटीज। सो आप देख सकते हैं कि मॉर्निंग की रीडिंग्स काफी अच्छी है, दे आर ऑल बिलो 100 and 120। दोपहर की रीडिंग्स कभी कभी ज्यादा होती है, बट इनके लिए अच्छा हो जाता है, तो उनको पता चल जाता है कि यहाँ पे उन्होंने बीच में कुछ खा लिया था। सो दिस शुगर डायरी गिव्स अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस उनके लिए, तो उनको एनालिसिस करने के लिए कि कब कहाँ पे गड़बड़ हुई है। और दूसरा चीज हम उनको बोलते हैं कि दिन में 3 बार तो चेक करना चाहिए। एक हफ्ते में एक बार रात को 3 बजे या 4 बजे भी चेक करना चाहिए, तो हमको पता चलता है कि रात का डोज इंसुलिन का कुछ करना है कि नहीं करना है। सो एज यू कैन सी, वंस अ वीक यहाँ पे चेक कर रहे हैं वो लोग शुगर रीडिंग्स। अभी शुगर रीडिंग्स चेक करेंगे फिर ही पता चलेगा कि इंसुलिन या दवाई देनी है। सो नेक्स्ट कम्स द मेन क्वेश्चन कि व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 1 डायबिटीज? इंसुलिन है कि दवाई है? सो द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज इज ओनली इंसुलिन, इंसुलिन, इंसुलिन। इंसुलिन के सिवाय और कुछ काम नहीं करने वाला है। अगर कोई भी आपको बोल रहा है कि दवाई लीजिए, वो आपसे झूठ बोल रहा है, बिकॉज दिस इज एन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। इसमें कोई भी प्रकार की गोली, कोई भी हो, आयुर्वेद हो, यूनानी हो कि इवन एलोपैथी हो, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। सो आपको ये याद रखना है कि इंसुलिन इज द ओनली लाइफ सेविंग ड्रग ऐसी कंडीशन में। सो इंसुलिन थेरेपी आजकल हम कैसे देते हैं? सो आइदर वी गिव इट वायर अ नीडल एंड सिरिंज, अभी पेन्स अवेलेबल है, एंड इन सर्टेन कंडीशंस हम इंसुलिन पंप भी यूज करते हैं। अभी कितने इंजेक्शंस, वो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि कितने इंजेक्शंस देने होते हैं दिन में। सो सपोज इमेजिन कीजिए ये दिन के 24 घंटे है,
अपना बच्चा दिन में 3 बार खाता है। तो जब भी बच्चा दिन में 3 बार खाता है तो शुगर बढ़ती है। तो दिन में 3 बार खाने को कवर करने के लिए हमको 3 बार एक प्रकार का इंजेक्शन देना पड़ता है, व्हिच इज अ शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। सो ये 3 बार हम इंजेक्शन दे रहे हैं टू कवर द मील्स। और फिर क्या होता है कि 3 बार तो हमने इंजेक्शन दे दिया खाने को कवर करने के लिए, बट अब बीच में क्या और रात को क्या। सो वो एक दूसरा प्रकार का इंजेक्शन होता है जो 24 घंटे काम करता है, तो उसको हम लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्शन बोलते हैं या बेजल इंजेक्शन। और जो 3 बार हम देते हैं दैट इज अ शॉर्ट एक्टिंग इंजेक्शन की या बोलस इंजेक्शन। सो ये फॉर्म ऑफ थेरेपी को बोलते हैं बेजल बोलस थेरेपी, जहां पे नॉर्मली बच्चों को 4 या 5 इंजेक्शन लगते हैं। सो दिस इज द स्टैंडर्ड थेरेपी ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप अमेरिका जाओ, आप यूके जाओ, आप ऑस्ट्रेलिया जाओ, यूरोप जाओ, एवरीवेयर यही थेरेपी मानते हैं। इनिशियली हम 2 इंजेक्शन से ट्राई करते थे, बट दैट थेरेपी एकदम ही ऑब्सोलीट हो चुकी है। अभी दुनिया में कहां पे भी जाएंगे, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ थेरेपी कि अपने को 4 इंजेक्शन देना है, 3 टाइम्स खाने को कवर करने के लिए, और एक इंजेक्शन 24 घंटे जो काम करता है। एज यूजुअल आपको पता है कि इंजेक्शन कहाँ पे देते हैं, तो हम पेरेंट्स को यही सिखाते हैं कि जो शॉर्ट एक्टिंग इंजेक्शन है हम इधर थाइस पे देते हैं, आर्म्स पे देते हैं, कि एब्डोमेन पे देते हैं ताकि एब्जॉर्प्शन फास्ट हो। लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्शन जो है हम बटक्स पे प्रेफर करते हैं, क्योंकि कभी कभी वो थोड़ा जलता है लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्शन, और दूसरा प्रकार थोड़ा स्लोअर एब्जॉर्प्शन होता है। दैट्स द रीजन हम उनको बोलते हैं कि बटक्स पे देने के लिए। नाउ कमिंग टू द थर्ड एंड द फोर्थ व्हील्स जो है, सो थर्ड व्हील है बेसिकली हेल्दी चॉइसेस खाने में। सो हम उनको एक्सप्लेन करते कि क्या खा सकते हैं, किस चीज़ों पे थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस लानी है और क्या चीज़ें अवॉइड करनी है। एक बार उनको वो समझ में आता है, नेक्स्ट चीज़ हम उनको सिखाते हैं कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग। सो बेसिकली कितने खाने में कितना कार्बोहाइड्रेट्स है, ताकि वो जाके इंसुलिन का डोज डिटरमाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली हम 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लिस्ट दे देते हैं कि एक रोटी में इतने कार्बोहाइड्रेट्स है, एक वाटी दाल में इतने कार्बोहाइड्रेट्स है, आधी वाटी राइस में इतने कार्बोहाइड्रेट्स है। तो कार्बोहाइड्रेट्स के हिसाब से, उनके वजन के हिसाब से और शुगर रीडिंग के हिसाब से वो अपना डोज एडजस्ट कर पाते हैं। एंड फाइनली एक्सरसाइज। सो द अदर क्वेश्चन हमको बहुत पेरेंट्स पूछते हैं कि कार्डियो करना चाहिए कि स्ट्रेंथ करना चाहिए, बिकॉज आजकल के जो एडोलेसेंट्स है उनको मसल बनाने हैं, दे वांट टू लुक लाइक हीरोज। तो हम उनको स्पेसिफिकली बोलते हैं कि वी डू नॉट वांट टू मच ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, बिकॉज ये शुगर बढ़ाता है, हमने काफी बच्चों में देखा है। हम उनको ज्यादा कार्डियो प्रेफर करते हैं। सो हम उनको एक्सप्लेन करते हैं कि जॉगिंग कीजिए, रनिंग कीजिए, स्किपिंग कीजिए, स्विमिंग कीजिए, दीज आर द हेल्थियर फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। तो मैं आपको एग्जांपल दूंगा। जब भी मैं पुणे में था, देयर वाज एक 16 साल का बच्चा था। हर उसकी सवेरे की रीडिंग और दोपहर की रीडिंग नॉर्मल आती थी, बट हर बार शाम की रीडिंग उसकी हाई आती थी। तो हमने सब कुछ करके देखा, हमने खाने में चेंज लाया, इंसुलिन का डोज बढ़ाया, बट वही समझ में नहीं आ रहा था कि क्या गड़बड़ हो रही थी। फिर जाके पता चला कि वो जिम में जाके अराउंड 50-50 किलो का वजन उठाता था। तो द मिनट हमने वो बंद किया और उसको बोला कि कार्डियो करे, इवनिंग की शुगर्स उसकी स्टेबलाइज होने लगी। सो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये बच्चों को समझाओ कि आप स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस कीजिए, बट नॉट लिफ्टिंग 50-60 किलोज। अराउंड फ्यू किलोज इज ओके फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ द मसल्स, बट मेनली वी हैव टू फोकस ऑन एरोबिक एक्सरसाइजेस, दैट इज कार्डियक ट्रेनिंग। दूसरी चीज है जो अपने को नहीं भूलनी चाहिए टाइप 1 डायबिटीज के बच्चों में चेक करने के लिए, बिकॉज ये एक ऑटो इम्यून प्रोसेस है जहां पे अपनी बॉडी खुद के खिलाफ एक्ट कर रही है। तो थायराइड भी प्रॉब्लम हो सकता है थोड़े बच्चों में। तो यहाँ पे भी एक ऑटो इम्यून प्रोसेस है जो अपनी बॉडी अपने थायराइड के खिलाफ एक्ट करती है। सो ये बच्चों को हम ईयरली थायराइड का चेकअप भी करते हैं। तो ये एक बच्ची है हमारी डायबिटीज की, आपको एक थायराइड ग्लैंड दिख रहा है, ये उसको थायराइड की प्रॉब्लम है, तो इसको थायराइड की डिजीज थायराइड की गोलियां शुरू करनी पड़ी। अगर हम थायराइड की गोलियां मींस अगर हम चेक नहीं करेंगे और ऐसे केसेस मिस करेंगे, तो शुगर की रीडिंग बहुत ऊपर नीचे होती है, और दूसरी चीज है इनकी हाइट कम रह जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इन बच्चों में वी नीड टू रिमेंबर अदर थिंग्स ऑल्सो, क्योंकि हमारा पूरा फोकस डायबिटीज शुगर रीडिंग्स पे होता है, तो दूसरी चीजें अपने को नहीं भूलनी होती है। एंड फाइनली कभी कभी थोड़े बच्चों को गेहूं की एलर्जी भी होती है, सो दे कैन हैव सीलियाक डिजीज या ग्लूटेन इंसेंसिटिविटी बोलते हैं। सो टिपिकल कंप्लेंट होगा कि उसको रोटी पसंद नहीं है, वो राइस ही खाना चाहता है, या रोटी खाता है तो तुरंत उसको बाथरूम जाना पड़ता है। या एक डायबिटीज का बच्चा जिसका कंट्रोल अच्छा हो रहा था, सडनली उसके शुगर्स काफी कम होने लगे। तो ऐसे कंडीशन में हमको ये सोचना पड़ता है। तो ये इस चीज की भी टेस्ट हम एवरी 2 या 3 साल करते रहते हैं ग्लूटेन एलर्जी की। नाउ कमिंग टू द अदर टॉपिक दैट इज टाइप 2 डायबिटीज। सो पहले ये कंसेप्ट था कि टाइप 2 डायबिटीज यानी कि बड़ों में होता है, बच्चों में नहीं होता है। बट अभी अनफॉर्चुनेटली हम ज्यादातर देख रहे हैं, सो लेट्स सी कि कारण क्या होती है।
ये मैंने जो आपको समझाया कि नॉर्मल इंसान में जब खाना खाते हैं तो इंसुलिन सीक्रेट होता है, इंसुलिन काम करता है तो ग्लूकोज कम होता है। टाइप 1 डायबिटीज में आप देख रहे हो कि इंसुलिन ही नहीं बन रहा है, इसलिए ग्लूकोज पे कुछ काम ही नहीं कर रहा है, इसलिए ग्लूकोज हाई हो रहा है। टाइप 2 डायबिटीज का ऐसा मैकेनिज्म है कि इंसुलिन तो बन रहा है, बट इंसुलिन जहाँ पे काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रहा है। सो इट इज लाइक एन एग्जाम्पल कि आप बेडरूम में सो रहे हो, घसघसाहट सो रहे हो, और कोई बेल बजा रहा है, वो बेल आपको सुनाई नहीं दे रहे, तो बेल आप वापस बजा रहे हो पर सुनाई नहीं, सो कीप ऑन प्रेसिंग द बेल, कीप ऑन प्रेसिंग द बेल। एक टाइम के बाद बेल खराब हो जाती है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि इंसुलिन बन तो रहा है पर वो एंड ऑर्गन पे काम नहीं कर रहा है, तो और इंसुलिन बनाता है और इंसुलिन बनाता है और इंसुलिन बनाता है, बट फिर इन दी एंड थक के वो इंसुलिन बनाना बंद हो जाता है। तो दिस इज व्हाट टाइप 2 डायबिटीज इज। सो क्या टाइप 2 डायबिटीज इंडियन बच्चों में कॉमन है? टाइप 1 डायबिटीज जितना कॉमन नहीं है, बट थोड़े जो पेपर्स पब्लिश हुए हैं उसमें ऐसा बताया गया कि अगर 100 बच्चे डायबिटीज के इंडिया में डायग्नोज होते हैं तो अराउंड 10 to 12% उन बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज देखा जाता है। सो फॉर एवरी 100 केसेस ऑफ न्यू डायबिटीज उसमें 10 to 12 केसेस आर टाइप 2 डायबिटीज। पर आजकल बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजन हम देख रहे हैं कि बच्चों में जो मोटापा है वो बहुत बढ़ रहा है। इसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज भी बढ़ रहा है। ये दूसरा केस मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। ये 14 साल की लड़की है। हाइट उसकी 155 सेंटीमीटर है, वजन उसका 65 किलोज है। उसको भी सेम कंप्लेंट्स है कि पेशाब ज्यादा हो रहा है, पानी ज्यादा पी रही है 1 महीने से। उसका भी वजन थोड़ा 2-3 किलो कम हुआ है लास्ट 1 महीने में। एज यूजुअल अभी हमको पता है क्या है, तो हम शुगर टेस्ट करते हैं, शुगर आया 300। तो डायबिटीज तो है, बट एग्जामिनेशन जब भी हमने किया तो ये लड़की थोड़ी मोटी थी, और आपको ये पीछे नेक पे ये काला काला दिख रहा है। ये काला काला हमने नोटिस किया है। और दूसरी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री कि मम्मी और पापा दोनों को टाइप 2 डायबिटीज है। जब भी ऐसी हिस्ट्री होती है कि जब भी बच्चा थोड़ा मोटा है, पीछे ऐसा काला काला दिखता है, और फैमिली में किसी को टाइप 2 डायबिटीज की हिस्ट्री है और उसको डायबिटीज को सिम्टम्स है, देन टाइप 2 डायबिटीज बिकम्स मच मोर कॉमन इन दीज कंडीशंस। अभी ये काला काला क्या है? ये कुछ भी नहीं, इसको हमारी भाषा में हम इसको एकांथोसिस नाइग्रिकांस बोलते हैं। ये वेलवेटी प्रकार का होता है जो बैक ऑफ द नेक देखा जाता है, अंडर आर्म्स में देखा जाता है और इनर थाइज में देखा जाता है। ये एक इंसुलिन रेजिस्टेंस का साइन है, एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेडिक्टर हो जाता है फ्यूचर डायबिटीज। हमको काफी बार ऐसे पेरेंट बोलते हैं कि कुछ नहीं है, ये तो खाली मैल जमा हुआ है, बट ये मैल जमा नहीं है। दिस इज अ वेरी अर्ली एंड अ गुड प्रेडिक्टर ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज इन फ्यूचर। कोई भी बच्चे को अगर ऐसा दिख रहा है और अगर स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, तो तुरंत आपको डॉक्टर को दिखाना है, बिकॉज ये बच्चे को रिस्क है आगे जाके डायबिटीज की बीमारी होने के लिए। अभी चाइल्डहुड ओबेसिटी और टाइप 2 डायबिटीज। सो कितना कॉमन है ओबेसिटी और कितना कॉमन है टाइप 2 डायबिटीज? अगर आप देखोगे, जो बच्चे जिनको मोटापा होता है तो उनको 4 टाइम ज्यादा रिस्क है डायबिटीज डेवलप करने को। एक मैं एग्जांपल देता हूँ, एक नॉर्मल वेट बच्चे को लो और एक ओवरवेट बच्चे को लो, तो ओवरवेट बच्चा 4 टाइम ज्यादा रिस्क है उसको टाइप 2 डायबिटीज डेवलप करने के लिए। और लॉकडाउन की वजह से आप देख सकते हो कि 2020 में सब फिट थे, और 2021 में बिकॉज ऑफ सिटिंग एट होम, जंक फूड के कारण सबका वजन बढ़ गया। एंड लॉकडाउन हैज मेड थिंग्स रियली डिफिकल्ट इन टर्म्स ऑफ ओबेसिटी एंड इंक्रीजिंग केसेस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज। बट पता कैसे चलता है कि अपना बच्चा मोटा है? द इजीएस्ट वे टू डायग्नोज दिस इज यूजिंग ऑफ ग्रोथ चार्ट्स। ग्रोथ चार्ट्स क्या होता है? ग्रोथ चार्ट्स बेसिकली बताते हैं कि आपकी बच्चे की हाइट, वेट और बीएमआई जो है, जो बेसिकली अ सरोगेट मार्कर ऑफ मोटापा है, वो कैसा है एज कंपेयर टू अदर चिल्ड्रन ऑफ हिज और हर एज। बीएमआई का सिंपल फॉर्मूला है, दैट इज अगर वेट हम लेते हैं, दैट इज वजन इन किलोग्राम्स डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। ये रहे ग्रोथ चार्ट्स। बेसिकली हर बच्चे का हम हाइट और वेट का प्रोग्रेस इसमें देखते हैं। पिंक हम लड़कियों में यूज करते हैं, ब्लू हम बॉयज में यूज करते हैं। आप देख सकते हैं दिस इज अ 0 to 18 चार्ट, दिस इज ऑल्सो 0 to 18 चार्ट। यहाँ पे हम नाम लिखते हैं, हम डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं। डेट ऑफ बर्थ क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि उसके एग्जैक्ट एज बच्चे की पता चलती है उससे। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एज वाइज हम प्लॉट करते हैं कैसा करना है। एज के हिसाब से हम प्लॉट करते हैं। ये वेट की लाइंस है और ये हाइट की लाइंस है। अगर वेट की लाइंस के नीचे आपकी वजन जाती है तो आप दूसरों बच्चों के कंपैरिजन में आप पतले हो, और अगर वेट की लाइंस के हिसाब से आप ऊपर जाते हो तो उसका मतलब आप थोड़ा वजन ज्यादा है एज कंपेयर टू दूसरे चिल्ड्रन।
अगर हम चार्ट को घुमाएंगे तो ये बीएमआई बताता है। एज यूजुअल मैंने आपको बताया कि बीएमआई इज एन इंडेक्स ऑफ मोटापा और एन इंडेक्स ऑफ फैटनेस। सो अगर आप बेसिकली देखोगे तो ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है। तो बेसिकली हम पेरेंट्स को ऐसा समझाते हैं कि ये पहला डेंजर लाइन है, अगर इस डेंजर लाइन के ऊपर आप गए तो आप ओवरवेट हो, और अगर इस डेंजर लाइन के ऊपर आप गए तो आप ओबीस हो, यानी कि मोटापा बहुत ही ज्यादा, और ऐसे बच्चे को इवैल्यूएशन चाहिए। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा जो हमने अभी केस बताया। सो वो 14 साल की लड़की थी। सो हमने पिंक चार्ट लिया, उसकी डेट ऑफ बर्थ थी 15/2/2007, यानी कि अभी मई में उसका 3 महीने हो गए। सो 14 साल 3 महीने की है। सो हम 14 साल यहाँ पे है, सो 14 साल 3 महीने को अपने को प्लॉट करना है। उसका वजन 65 किलोज है, तो हम ऐसे प्लॉट करते हैं। आपको दिख रहा है कि उसका वजन थोड़ा ज्यादा है एज कम्पेयर टू दी, मीन्स ऑन द हायर साइड है ग्राफ में। और उसकी हाइट 155 सेंटीमीटर है, वो हमने ऐसे प्लॉट किया, दैट इज इन द मिडिल ऑफ द लाइन, सो हाइट उसकी बराबर है। नाउ कमिंग टू द अदर पार्ट इज उसका बीएमआई अपने को देखना है। सो गर्ल है, पिंक चार्ट एज यूजुअल, बर्थ वेट, डेट ऑफ बर्थ पता चल गया है, तो अपने को 14 ईयर्स 3 मंथ्स है। बीएमआई हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? सो वेट इन किलोग्राम, सो उस बच्ची का वजन 65 था। हाइट इन मीटर स्क्वायर, सो उसका 155 सेंटीमीटर था, सो मीटर में करेंगे तो 1.55, वो स्क्वायर करेंगे तो आपका बीएमआई आता है 27। सो अभी 4 इयर्स 3 मंथ्स पे अगर आप बीएमआई करोगे प्लॉट, तो आपको आता है ऐसे मार्किंग आएगा, और आप देख सकते हो कि उसका जो वजन है इट इज मच हायर देन द सेकंड लाइन ऑल्सो। तो ये सेकंड डेंजर लाइन के भी ऊपर है। सो ये बच्ची बहुत ही मोटी है एंड वी लेबल हर एज ओबीस चाइल्ड। तो कमिंग बैक टू आवर केस, अपने बच्चे को ओबेसिटी थी, यानी कि मोटापा था, पीछे काला काला था, तो उनको एकांथोसिस थे और सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज थे। सो हमने वो टाइप 2 डायबिटीज के हिसाब से उसको मेटफॉर्मिन पे शुरू किया। और क्योंकि उसका HbA1c थोड़ा ज्यादा था, इनिशियली हमने इंसुलिन पे शुरू किया। 6 हफ्तों में शुगर रीडिंग्स उसकी काफी स्टेबलाइज हो चुकी, तो हमने इंसुलिन बंद कर दिया, और अभी जो सारी शुगर रीडिंग्स है वो मेटफॉर्मिन पे ही मेंटेन हो रही है। और मेनली उनको समझाया कि डाइट और एक्सरसाइज पे ध्यान देना है उनको। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि मैनेजमेंट ऑफ ओबेसिटी एंड प्री डायबिटीज, अगर हम मोटापा और प्री डायबिटीज को ही मैनेज कर पाएंगे तो टाइप 2 डायबिटीज करने की बात ही नहीं आएगी। द मेन मैनेजमेंट इज हेल्दी ईटिंग चॉइसेस। और आजकल जंक फूड का कल्चर हो गया है, सो पैकेट फूड्स का कल्चर हो गया है, सो हर चीज उनको पैकेट के खानी है, आइदर मैगी हो या लेज हो या कुरकुरे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है उनको समझाने के लिए कि हेल्दी चॉइसेस, तो घर में जो बना हुआ है, लाइक सैलड्स, ग्रिल्ड चिकन है, सो ऑल दीज थिंग्स वी हैव टू बी रियली वेरी केयरफुल, उनको बताना पड़ता है। दाल ज्यादा खाना है, राइस का प्रमाण कम करना होता है। दूसरा चीज उनको समझाना पड़ता है कि डायबिटीज और जो मोटापा है वो पूरे फैमिली की प्रॉब्लम है, अकेले बच्चे की प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर एक इंसान पे रिस्ट्रिक्शंस है तो पूरे फैमिली पे वो लागू होना चाहिए, कि अगर बच्ची को हम बोल रहे हैं कि आप राइस ना खाओ, तो उसके सामने मम्मी पापा राइस नहीं खाने चाहिए। तो सबको चेंजेस लाने हैं उनके डाइट में। दूसरी चीज, हम एक्सरसाइज एडवाइस करते हैं। एक्सरसाइज जो रिकमेंडेशंस है, एटलीस्ट 45 to 60 मिनट्स पर डे ऑफ सम फॉर्म ऑफ मॉडरेट की विग्रेस एक्सरसाइज। अभी मॉडरेट या विग्रेस एक्सरसाइज क्या होता है? इट इज सम फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज जहां पे आपको थोड़ा पसीना आना चाहिए, चाइल्ड शुड फील अ लिटिल बिट टायर्ड, सो इट इज एनी फॉर्म ऑफ जॉगिंग, एनी फॉर्म ऑफ रनिंग, स्विमिंग है, स्किपिंग है। तो हम काफी बच्चों को पूछते कि आप दिन में कितनी बार स्किप करते हो, कि सर हम 500 स्किप करते हैं। बट 500 स्किप करने में 5 मिनट लगता है, एंड दैट इज नॉट गोइंग टू लूज वेट। अगर आपको एक्चुअली स्किप करना है तो आपको 2000 3000 स्किप करना पड़ेगा, तब जाके कुछ फायदा होगा। उनको वही समझाना पड़ता है कि आपको अगर जॉगिंग करो तो एक राउंड से जॉगिंग से कुछ नहीं होने वाला है। यू हैव टू स्लोली स्लोली बिल्ड इट अप टू एटलीस्ट 2 to 3 किलोमीटर पर डे। एंड फाइनली आई थिंक ये सब घर में प्रॉब्लम है, अगेन लॉकडाउन इफेक्ट, कि हर एक बच्चा, हर एक फैमिली मेंबर आइदर कोई प्रकार के आईपैड, मोबाइल, टीवी पे अटक जाता है, और उसकी वजह से कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है। एज फार एज पॉसिबल जो रिकमेंडेशन बोलते हैं कि हमको जितना भी पॉसिबल है इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन टाइम 2 घंटे के नीचे रखना है। और अगर वो कुछ कर भी रहे इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन पे या मोबाइल पे कुछ कर रहे हैं या लेक्चर देख रहे हैं, तो चलते चलते देखना चाहिए, डोंट सिट एट वन प्लेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज अभी बच्चे को डायबिटीज हो गई, तो हम एक्सरसाइज और डाइट तो हम एडवाइस करते ही है, बट कभी कभी मेटफॉर्मिन की भी जरूरत पड़ती है। जो केसेस डाइट और एक्सरसाइज या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की वजह से हम फिर भी शुगर कंट्रोल नहीं कर पाते, और जिन केसेस में HbA1c परसिस्टेंटली 6.5 के ऊपर रहता है, तो हम उन बच्चों में मेटफॉर्मिन की गोलियां शुरू करते हैं।
अभी इंसुलिन की जरूरत है, सो इंसुलिन बहुत ही रेयरली लगता है अगर बच्चा थोड़ा बहुत हाई शुगर्स के साथ प्रेजेंट करता है या HbA1c 8 के ऊपर होती है, तो हम इंसुलिन शुरू करते हैं। और सपोज मेटफॉर्मिन की गोलियों से, एक्सरसाइज से, खाने में ईटिंग हेल्दी चॉइसेस से भी अगर हम बदलाव नहीं ला पाते, तो इन केसेस में कभी कभी इंसुलिन देना पड़ता है। बट नॉर्मली वंस अ डे इंसुलिन से काम चल जाता है। रेयरली कभी कभी अपने को एक्स्ट्रा इंसुलिन ऐड करना पड़ता है। इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज में कॉम्प्लिकेशन जल्दी होता है एज कम्पेयर टू टाइप 1 डायबिटीज। तो बच्चों में भी कॉम्प्लिकेशन ज्यादा जल्दी होते हैं। तो एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस ही हमको इनका कोलेस्ट्रॉल चेक करना पड़ता है, तो एक प्रकार का ब्लड टेस्ट होता है। उनकी किडनीज के हमको टेस्ट करनी पड़ती है, तो एक प्रकार का यूरिन टेस्ट होता है, ब्लड प्रेशर देखना पड़ता है। एंड फाइनली ईयरली उनको आई चेकअप करानी पड़ती है, बिकॉज एट डायग्नोसिस ही उनको ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। एंड सब्सिक्वेंटली हम उनको ईयरली चेकअप के लिए एडवाइस करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई थिंक इज हाउ टू डिफरेंशिएट टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज, मीन्स दोनों में भेदभाव क्या है। सो जो टाइप 1 डायबिटीज है, पहले हम देखेंगे कि कब होता है। सो टाइप 1 डायबिटीज कभी भी हो सकता है 6 महीने के बाद। 6 महीने के अंदर होता है तो वो अलग प्रकार का डायबिटीज है, जिसको हम न्यूनेटल डायबिटीज बोलते हैं। 6 महीने के बाद अगर डायबिटीज होता है बच्चों को, तो उसको टाइप 1 डायबिटीज बोलते हैं। नॉर्मली स्कूल गोइंग एज ग्रुप, बट हम काफी बार टीनेजर्स में ही देखते हैं। टाइप 2 डायबिटीज मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स आपको टीनेजर में ही देखा जाएगा, जब भी प्यूबर्टी हिट होती है। तो जब भी 14-15 साल के बच्चे होते हैं, नॉर्मली 10 साल के अंदर हम टाइप 2 डायबिटीज लेबल नहीं करते। सो उनका प्रेजेंटेशन कैसा होता है? सो टाइप 1 डायबिटीज नॉर्मली डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, या जो एसिड जमा हो जाता है, सो एकदम वो सीरियसली प्रेजेंट करते हैं। टाइप 2 डायबिटीज इज लाइक अ साइलेंट डिजीज। सो काफी समय तक वो देखा जाता है। सो इनिशियली मोटे होते हैं, फिर प्री डायबिटीज होता है, फिर थोड़े थोड़े सिम्टम्स डेवलप होते हैं, फिर जाके सीरियस होते हैं। सो टाइप 1 डायबिटीज है, बहुत रैपिडली प्रेजेंट करेगा। टाइप 2 डायबिटीज को टाइम लगेगा। टाइप 1 डायबिटीज के बच्चे नॉर्मली पतले होते हैं, टाइप 2 डायबिटीज के बच्चे नॉर्मली मोटे होते हैं, बट कभी कभी एक्सेप्शंस देखे जाते हैं। टाइप 1 डायबिटीज के बच्चों में गले के पीछे कालापन नहीं देखा जाता। टाइप 2 डायबिटीज के बच्चों के पीछे कालापन देखा जाता है, पर इसमें भी एक्सेप्शंस है। कॉम्प्लिकेशंस की बात करें थे, तो टाइप 1 डायबिटीज में काफी साल लग जाते हैं। टाइप 2 डायबिटीज में एट डायग्नोसिस भी हो सकते हैं। कमिंग आई थिंक टू वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू अंडरस्टैंड कि अगर एक पेरेंट को टाइप 1 डायबिटीज होता है, तो बच्चे को क्या रिस्क है। सो अगर एक पेरेंट को डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज की मैं बात कर रहा हूँ, तो बच्चे को रिस्क अराउंड 4 to 6% होता है। अगर दोनों पेरेंट्स को टाइप 1 डायबिटीज है, बच्चे को रिस्क ऑफ हैविंग टाइप 1 डायबिटीज इज अराउंड 25%। तो पहले काफी बार हम बोलते थे कि आप टाइप 1 डायबिटीज शुड मैरी अनदर टाइप 1 डायबिटीज, बट दैट इज अ रॉन्ग कंसेप्ट, बिकॉज आप फ्यूचर जनरेशन को भी रिस्क पे डाल रहे हैं। सो टाइप 1 डायबिटीज अगर एक पेरेंट को है तो बहुत ही माइनर रिस्क, इट इज जस्ट 4 to 6%, बट अगर दोनों पेरेंट्स को है तो 25% रिस्क, यानी कि हर 4 बच्चों में एक बच्चे को डायबिटीज हो सकता है। नाउ कमिंग टू टाइप 2 डायबिटीज, जो काफी लोगों को नहीं पता होता है, अगर एक पेरेंट को टाइप 2 डायबिटीज है, तो बच्चे को टाइप 2 डायबिटीज होने का चांस 30% है। सो दैट इज अ ह्यूज प्रोपोर्शन। सो एवरी 3 बच्चे में एक बच्चे को हो सकता है। और अगर दोनों पेरेंट्स को टाइप 2 डायबिटीज है, तो द चाइल्ड इज हैविंग 70% चांस ऑफ हैविंग टाइप 2 डायबिटीज। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम समझे कि टाइप 2 डायबिटीज इज अ मच मोर डेंजरस सॉर्ट ऑफ कंडीशन इन दिस स्टेट। सो इसलिए वी हैव टू बी वेरी 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 ऑफ इट। फाइनली, टाइप 1 डायबिटीज अभी तक अपने पॉपुलेशन में बहुत कॉमन है। 90% ऑफ द केसेस ऑफ डायबिटीज टाइप 1 डायबिटीज के हैं, और टाइप 2 डायबिटीज लेस देन 10%। सो 10 to 20% ऑफ केसेस आर टाइप 2 डायबिटीज। अभी क्या क्या मॉनिटर करना चाहिए टाइप 2 डायबिटीज के बच्चों में, वेदर इट इज टाइप 1 की टाइप 2। सो हम हर 3 महीने उनको बुलाते हैं हाइट वेट देखने के लिए कि कुछ कम नहीं हो रहा है, ज्यादा नहीं हो रहा है। हम उनका ब्लड प्रेशर देखते हैं, और 3 महीने में हम HbA1c देखते हैं, तो पता चलना चाहिए कंट्रोल कैसा है। सो गाइडलाइंस बोलते हैं कि दी HbA1c शुड बी लेस देन 7, बट वी टेल देम कि आप 7 और 8 के बीच में भी रख पाए, देन वी आर डूइंग अ गुड जॉब इन अ करंट सिनेरियो। एंड फाइनली हम उनको एवरी ईयर टेस्ट के लिए बोलते हैं कॉम्प्लिकेशन। सो दिस इंक्लूड सर्टेन अमाउंट ऑफ ब्लड टेस्ट, थोड़े यूरिन के टेस्ट होते हैं किडनी के फंक्शन जानने के लिए, और आई चेकअप होता है। अभी क्या चैलेंजेस होते हैं डायबिटीज को बच्चों में मैनेज करने के लिए? ऑलरेडी एक बड़ी बीमारी है जो डायबिटीज, एंड फाइनली द एज ग्रुप विच इज चिल्ड्रन। सो जो चैलेंजेस होते हैं कि बच्चों में खाने को, आई थिंक हर घर में हर बच्चे के खाने के बहुत नाटक होते थे, वेरी फसी ईटर्स, कि हम ये नहीं खाएंगे, अभी पालक बना हम ये नहीं खाएंगे। सो कभी कभी बहुत कम खा लेते हैं और हम इंसुलिन ज्यादा है तो शुगर ड्रॉप हो सकती है। कभी कभी ज्यादा खा लेते हैं, अगर उनको चीजें अच्छी लगती है, लाइक केक अच्छा लगता है तो ज्यादा केक खा लेंगे,
सो इट इज अ वेरी फाइन बैलेंस जो हमको पेरेंट्स को सिखाना पड़ता है और इन फ्यूचर उनको बच्चों को सिखाना पड़ता है। दूसरा चैलेंज होता है कि बच्चे कभी कभार इतना खेल लेते हैं कि उनका शुगर रैपिडली ड्रॉप होता है। सो हम क्या एडवाइस करते हैं कि अगर 30 मिनट तक खेल रहा है, यू डोंट नीड टू गिव एनी स्नैक, बट अगर 30 मिनट से ज्यादा खेल रहा है तो बीच में उनको एक स्नैक देना चाहिए ताकि शुगर ड्रॉप ना हो। अदरवाइज हम उनको बोलते हैं कि खेलने के पहले आप शुगर चेक कर सकते हो और खेलने के बाद आप शुगर चेक कर सकते हो। दूसरा चीज आई थिंक जो हर पेरेंट के दिमाग में होता है कि अगर मेरे बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज है, क्या हम उसको स्कूल भेज सकते हैं? सो एवरी चाइल्ड विद टाइप 1 डायबिटीज कैन लीड अ नॉर्मल लाइफ। सो उसका मतलब है ही कैन अटेंड स्कूल, ही कैन प्ले स्पोर्ट्स, ही कैन डू एवरीथिंग। उसको खाली थोड़ी चीजों का ध्यान रखना है। सो स्कूल में अभी क्या क्या है? सो प्रैक्टिकली अभी एवरी स्कूल में 1 या 2 बच्चे को डायबिटीज होता है। सो स्कूल आर ऑल्सो अवेयर, अभी उनमें नर्सेज होते, फ्रिजेस होते, तो आप इंसुलिन रख सकते हो। आपको इतना ही टेंशन आ रहा है तो अभी जो है काफी चीजें ब्लूटूथ एनेबल्ड है, इंटरनेट एनेबल्ड है, तो शुगर रीडिंग्स आपको डायरेक्टली मैसेज मिल जाती है। दूसरी चीज है, अगर इतना भी आपको लग रहा है कि नहीं, तो आप खुद जाके इंजेक्शन दे सकते हो स्कूल में। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट को आप स्कूल अथॉरिटीज के बच्चों को बताओ कि बच्चे को डायबिटीज है। बिकॉज अपने देश में इतना स्टिग्मा है रिगार्डिंग डायबिटीज कि स्कूल में कोई बताता ही नहीं है और फिर जाके बच्चे का शुगर कम हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, एंड दैट लीड्स टू अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस। So we have to tell the school authorities कि बच्चे को डायबिटीज है, and then it can be managed very smoothly. And at the end of the day, they are children, so it is always going to be very difficult. But अपने को एक चीज याद रखनी है कि we are doing it for the child, so we have to be strong. And याद रखना है कि उसकी अकेली की बीमारी नहीं है, ये पूरे परिवार की बीमारी है। अगर हम वैसा करेंगे, then it becomes very easy to manage. But I think the biggest challenge in our country is the cost of insulin and the cost of glucometer. So हम अलग अलग कंट्री में आप कॉस्ट देख सकते हो। सो दिस इज अ पर मंथ कॉस्ट, ये 2016 का डेटा है। सो आप देख सकते हो कि टाइप 1 डायबिटीज इज एक्चुअली अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव डिजीज। आपका पर महीने का कॉस्ट 8,500 हो जाता है। यूके और सब कंट्रीज में क्या होता है कि द गवर्नमेंट देमसेल्व्स इज प्रोवाइडिंग इंसुलिन, और इंसुलिन इतना लाइफ सेविंग ड्रग है। आई थिंक इट इज टाइम दैट द इंडियन गवर्नमेंट शुड बी मेड अवेयर एंड इट शुड बी मेड अवेलेबल टू दीज फैमिलीज। सो फाइनल्स 2 स्लाइड है। आज क्या क्या हम सीखे कि टाइप 1 डायबिटीज इज वेरी कॉमन इन इंडियन चिल्ड्रन। एक्चुअली पूरे दुनिया में इंडिया में सबसे ज्यादा केसेस है। टाइप 2 डायबिटीज आजकल ज्यादा देखा जा रहा है क्योंकि मोटापा ज्यादा बढ़ रहा है बच्चों में। अगर फैमिली हिस्ट्री है स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज में, तो बच्चे को ज्यादा रिस्क है टाइप 2 डायबिटीज डेवलप करने के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप आज घर पे जो भी है बच्चे, प्लीज आपके गले के पीछे देख लीजिए। अगर कुछ कालापन है, वो मैल नहीं है, दैट इज एन अर्ली मार्कर दैट द चाइल्ड माइट डेवलप डायबिटीज इन फ्यूचर। सो एकांथोसिस नाइग्रिकांस उसको बोलते हैं, विच इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्टर ऑफ डेवलपिंग टाइप 2 डायबिटीज। ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 1 डायबिटीज इज इंसुलिन, इंसुलिन, इंसुलिन अलोन। अगर कोई भी आपको बताता है कि और कुछ है, वो झूठ बोल रहा है। बिकॉज आजकल बहुत वीडियो सर्कुलेट हो रही है, कोई बाबा बता रहा है कि अगर आप योगा कर लेंगे 2 महीने के लिए, ये बच्चे का डायबिटीज क्योर हो गया। ये सब झूठ है। यू हैव टू रियलाइज कि इंसुलिन के सिवाय आपका शुगर कंट्रोल में नहीं लेगा। आप दूसरी चीजें कीजिए, बट प्लीज इंसुलिन बंद मत कीजिए। एंड फाइनली, टाइप 2 डायबिटीज प्रिवेंट करने के लिए मेनली अगर हम एक्सरसाइज करें, हम हेल्दी ईटिंग चॉइसेस करें, तो आपको टाइप 2 डायबिटीज होना ही नहीं चाहिए। बट सपोज टाइप 2 डायबिटीज डेवलप होता है, सो अगेन वी कैन मैनेज बाय लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। रेयरली अपने को गोलियों की काम लगती है, दैट इज मेटफॉर्मिन, एंड वेरी रेयरली वी रिक्वायर इंसुलिन। सो आई थैंक यू एवरीवन, आई होप दिस हैज बीन हेल्पफुल। I'll just stop sharing. Thank you, sir. Thank you. Auntie, you're on mute. Meeta auntie, you're on mute. Okay, okay. आप में से किसी को कोई सवाल है इसके बारे में तो आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। Nikhil, it was very well done. Thank you so much. And you covered most of the things. Yes, yes. Hello. Hello, हाँ yes. जी, बोलिए। Yes, good evening. I'm calling from the US. I'm a parent of a type 1, Okay. recently diagnosed. She was a DKA, my 7-year-old Okay. daughter, when Yes. she was diagnosed last year in June 2020. Yes. So I've understood, so far we've done all the management.
Correct. She wears a continuous glucose monitor, the Correct, Dexcom correct. And I think she G6. must be on the insulin pump there, I guess. Yes, she is on Yes, the yes, Tandem T yes. Slim pump. Yes, yes. We've just started pump therapy with her in Yes, February. yes, yes. My question, doctor, is I just learned last week she was a little bit unwell because of seasonal spring allergies over here. Okay, okay. And her blood glucose sugars were in range. Okay. But when we checked her, she had ketones in her urine. Okay, but how many ketones? Was it 1 plus or was it 2 plus? What was it like? Oh, So we have a scale that we follow over here with the color coding scale. yeah. It was large. Oh, and sugars were in range. Sugars were in range. That was the surprising part for us. That is You know, very I never surprising. understood that. It's so what we've been taught and what everyone will say in a type of diabetes child, if you look at ketones, you should suspect diabetic ketoacidosis. But sometimes because of some illnesses also you can see ketones. If there is ketones, but if your sugars are normal, I would just bump up the dose of insulin slightly and then see how it responds. Yes, Give a lot of fluids because she could be dehydrated. So dehydration itself can lead to ketones in the urine. So I would just advise a lot of ketones, a lot of fluids during this time, and maybe bumping up the dose of insulin. yes, that's exactly what we did. We had to Yes, double dose her of insulin correct. to do ketone management. Yes. But I was a bit surprised. I wasn't it aware can that happen, one yeah. can develop ketones when blood sugars are in range. You can, and it could just be a form of illness which is leading to dehydration, and that could lead to ketones in the urine. We are not really sure, but yeah, that is what we see. So the basics of what you're talking is basically a sick day management. So in sick day management, what we treat is you increase the bump of the fluids. So give a lot of fluids. Whether they eat less, also do not stop insulin. We need to give insulin at higher doses. So that is I think the message we need to give everyone. Yes, we definitely kept her well hydrated throughout this. Yes. And also, does a low carb diet lead to ketosis typically? It doesn't lead to ketosis. So there are a lot of these groups where they advocate low carb diet in type 1 diabetes. But in growing children, we advise a normal diet because growing children carbohydrates are also required. So in adults, Yes. it works. But in children, we are not in favor of a low carb diet. Okay. That's On what an average for a growing child, what total carbs per meal, how much in your opinion should roughly the 40 child to be intake? 50% should be carbs roughly. 40 to 50%. Yes. Okay. Thank you, doctor. Yeah. You can have more of complex carbs Yes. than simple carbs. Okay. What would be an example of a complex carb, just for my understanding? So simple carbs are like sugar, jaggery, Yes. fruits, some fruits. The complex carbs are like rice products and wheat, those moong. Like rotis and dals that we do. Yes, Okay. those are complex carbs. Okay. Thank you. Yeah. Any other questions? So Nikhil, I had one patient. He was diagnosed as type 1 because he developed diabetes at the age of 20, and then he just considered himself that it is type 1, and never got himself checked, and he was on insulin all throughout. When he came to us with kidney disease, we had checked his sugar variability was not much, and that is the time we checked his C-peptide, and it must be high inside. we thought it was type 2. So Yeah. Justin, are you here? Justin? So I'll just like to add on that, Auntie. So what we do is when a type 1 diabetes comes, we do a C-peptide. We don't do it during the time of decay because it can be falsely be low that time. So after a month of decay, we do a C-peptide. If the C-peptide is low, we Yes, ma'am. I'm here. diabetes. The other thing is we do a lot of antibody testing where we are not sure whether it's type 1, type 2. Like this age group is very peculiar, 20 years. So in such cases, we would do an antibody. If the antibody is positive, then we are looking at diabetes. If the antibodies are negative, there are 5 types of antibodies. If it is negative, like recently only had a 14-year-old girl. She also presented with weight loss from 65. She became 60 kilos. Her sugar was around 400, 500, but she walked into the OPD. Luckily not in decay.
we did a C-peptide. C-peptide was borderline, it was 0.9. So we did the antibody testing because we were able to afford it. So antibodies all were negative, and there is strong family history. So most probably she's type 2. I think we should not label a diagnosis. We might need to revise a diagnosis. Revise the diagnosis. We have to be aware of. Yes, Justin, you want to say something? Justin? Yes, ma'am. Yes. So, like as ma'am was discussing, I actually was diagnosed at the age of 16, not 20. Okay. So, initially, the only symptoms that I was getting was there was a rapid weight loss, and there was a total loss of appetite. It's like I was not able to eat at all. I didn't like eating at all. Yes. And my weight had reduced to somewhere like around 20, 22 kgs in 2 months time. Okay. Okay, so so during the initial, like doctor's visit and everything, it was, like they were suspecting something as TB of the bones, because obviously because of the weight loss, there was a lot of what you say, I was very weak and I was not able to eat anything. So in those routine checkups, they came to know that the sugars were somewhere like around 515, 530 at that time. Okay. And definitely there was decay, but symptoms were very less. And I was admitted in the hospital in Raheja. So there it was diagnosed, and then they did some tests and all those things, and then they said that like it is an insulin dependent diabetes and all those things. But right after I got discharged, like through my through our like my aunt's friends who were like who were diabetic for many years and taking insulins and all those things, they took me to one of to a doctor in Bridge Candy. Okay. So there they were like he did his own investigations again, and those he noticed that was the first time when he noticed that those black patches were there, like on my neck and under my arms. Correct. Okay. So that is why that is the time he was like at the initial time he was like, okay, it may be like type 2 or but then later on he said that it's type 1 only, because like we do not want to treat it with medication. And over the span of time there were in between there were like periods like 4 months or 6 months that I did not require insulin. I was managing on tablets. But then again, again, I used to, it used to happen that the sugar trends used to rise again, and I was put on insulin again. Yeah. So I'll just like to interrupt, Justin. Again, just for the audience, I'd like to say that any child, if they label type 1 diabetes, and if they come off insulin, or if the insulin dose goes very, very less, then most probably we are not. So in the first year, it will happen, what we call is honeymoon phase. So in the honeymoon phase, the insulin requirement does come down. But after a year of diabetes, if your insulin requirement is coming down, and if you go off insulin, then I don't think we're dealing with type 1 diabetes. We are either dealing with a type 2 diabetes, or rarely we can be dealing with MODY. So that is one thing we need to be aware of. Yeah, Justin. Okay. Yeah. So exactly, this situation was, like definitely it was within the first year of diagnosis, but later on in the like coming years also it was the same situation. That there were many instances where like my insulin requirements were going down like very less, so we were put on tablets, and then later on again after 3-4 months again the like tablets were not helping, and then again I was put on insulin. Yes. So yeah, so this is looking like type 2. Rarely, there is another type of diabetes which is called as LADA also, which can present like this, which I think Meeta Aunty will be much knowing better, because we don't see it in children. It has been labeled in adults, which kind of presents like this. But yeah, it normally happens after the age of 25, 30 years from what I know. So yeah, this is looking like type 2 right now. Okay. Thank you, Justin. There is one question in the chat box. Is there any side effect of insulin? So it's very simple. If our bodies do not make water, that's the reason we drink water from outside. So if the child's body is not making insulin, so if you are giving something which is not being made, it is not a side effect. It is going to cause an effect, not a side effect. But any good thing, agar aap pani bhi zyada piyoge, you have to run to the bathroom too many times. So if you give too much insulin, and if you don't take care of the food patterns and all, so sugar might drop,
And weight gain can happen, but that is the only thing. Otherwise, there is no major side effect of insulin that we see. There are local side effects, but that is again by faulty injection techniques. If you give injection at the same spot every time, you might see swellings. So that's side effect. Other in children we see sugars might drop, but that is because the eating patterns are very erratic. Major side effect of insulin because it is not being produced. You have to replace it. Okay, hi, I have a question. Yes. I have a kid of 6 years old who's a neonatal diabetic and now turned into type 1 diabetic. I just wanted to know. When was he diagnosed? At what age? 2 months. Okay. And did you all send any genetic test? Yes, he has a mutation in PDX15. Okay, so PDX15, so that is a permanent form of neonatal diabetes. Yeah, so he was registered with the first case in India. Yeah. And I think the investigation must have been sent to Exeter, UK, I guess. Yes. Correct, yeah. So I just wanted to know is diabetic somewhere connected with conversions? So I'm not sure. So certain forms of neonatal diabetes, they have reported convulsions. PDX1 because it's a very, very rare form of neonatal diabetes. So I'll have to go back to literature. But there are around 20 or 25 genes now identified in neonatal diabetes. Convulsions have been reported. There is a syndrome called as DENT, which has been reported, which is developmental delay associated with neonatal diabetes. So when are the convulsions started actually? Initially, we weren't able to understand whether this was conversion or something else. So the conversion started previously, I think after 6 months or so. The first conversion happened was 6 months, and we couldn't understand what was it till the time we could take him to the hospitals and recognize whether it was conversion or we thought that two reasons of convulsions I can think right now is either the gene itself causes convulsions, so I'll have to read about it because it's a very rare thing. I think India there are only 3 or 4 cases. I saw one case last year in Pune. Other thing is when you give too much insulin, sugar drops, convulsion can be there. But I guess you must be checking the sugar. Yes. Sugars must be normal during the time of convulsion. Yes. Now at the age of 5, we recovered, and till the time we were just aware of that. Okay, low sugars causes those unconscious. No, but sometimes the gene itself can lead to convulsions. Okay. But there is no history of conversions in any of the parents. This is not because of this is not familial history. This is a different sort of called as a monogenic diabetes where a gene is affected. So that gene might be present in different organs. So it could be the cause of convulsions also. That's what I'm trying to explain. Okay. Yeah. But this child has neonatal diabetes. This is not type 1 diabetes. Neonatal diabetes, there are 2 types. There's a permanent type and a transient type. So neonatal diabetes, so he will require insulin lifelong. Okay. But are the chances of getting cured or getting reversed by any chance? No. Okay. I'm sorry, but yeah, there is nothing where we can do. Okay. Hi, Doctor. I'm sorry. Go ahead. Yeah, please. Is she finished? I had another question, Doctor. Yeah. So it's more about a viral attack and the onset of an autoimmune condition like diabetes. So again, the pathogenesis of diabetes, a lot of things have been postulated. So there have been viruses where they've said enterovirus, sometimes even chickenpox virus, but no one has actually proved it. So the person who proves why diabetes is happening will be given a Nobel Prize because that is the way actually acting. But so far, none of us, so they've talked about vitamin D, they've talked about mother's feeding, they've talked about animal milk. So some types of cow's milk can lead to diabetes. They've done trials, but they found nothing. Now, we are currently doing a trial where we are looking at whether the gut microbiome, so whether the microorganisms in the gut are predisposing some children to diabetes. So we found something like that, but it is very, very early to say whether it is the cause. So I would not virus. If it's going to happen, it's going to happen. If correct. If my own child, I would be able to do nothing. That's the sad state of the part of this. Yeah, no, absolutely, doctor. And one more thing is about, stem cell technology and future of diabetes. How, what researches have you, understood? So again, this is all at a very experimental stage right now.
Yeah, so I will not go down there. It's going to take a lot of years to reach that Yes. technology to perfect it. So yeah, I think more than that, I'm more looking forward to the oral insulin which they're talking of. They tried the nasal insulin, but they failed miserably. So there is an oral insulin which is they're talking of. So let's hope within the next few years we could get an oral insulin. So there is a Trego pill and a Soma insulin pill which they're talking of. I think they've reached phase. I think they're only in phase 1 trials if I'm not wrong. So let's hope for an oral insulin which will make things easier. But islet cell transplant and all that, it's pretty far off right now. Of course. No, oral insulin for now sounds wonderful. Yes, but let's keep our fingers crossed. Yeah. Absolutely. Thank you, doctor. Yeah. Fortunately, we have very good monitoring system now. Yes. We have insulin pumps. Yes. So many type 1 diabetes patients are carrying on and they get used to this. Yes. And they do better. Very well, very well. In fact, we see, as Dr. Nikhil explained, the complications rate are much more in type 2 diabetes because it develops gradually and your body gets used to, you do not realize. Type 1, you have symptoms very early and you can take care of it. But type 2 gets undiagnosed and then many a times we see patients coming with kidney failure and that is the time they realize that it was because of diabetes and they did not know that they had diabetes. So next session, we are going to keep on diabetes complications. Any other questions for this session? Is Mona around? Mona? Yes, ma'am. Yes. Do you have any questions? How was it for you to, the challenge to accept, and would you like to talk? हेलो हाँ Hello? जी बोलो हाँ हाँ मैम चैलेंज तो नहीं था लेकिन अभी जो है वो एक्सेप्ट करके मैंने एक्सेप्ट किया था वेरी गुड वेरी गुड हाँ क्योंकि अभी जो है मेरे सामने उसको तो मुझे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना ही था बराबर है आई डिड good good so there is one question in the chat box, diet food type 1. So again, for this is yeah. So what we tell them is basically we don't tell them to avoid anything, but not restrict also is the wrong word I'll say, but just have it like the main thing they're worried is chocolates खा सकता है, sweets खा सकता है. We have to tell them a strict no. That big thing we have to say no. They can have once or twice cheat day a month where they can do that, but they need to take the insulins in a more dose. They need to check sugars frequently on that day. Otherwise, except certain restrictions like rice, in terms of some fruits like mango, I think summer season is the worst because they eat mangoes and the sugars go all haywire. So certain restrictions, otherwise not too many major restrictions. If we do carbohydrate counting, things become very easy. So depending on how much they eat, how much insulin has to be given, that makes life easier. Yeah. I think diet and type 1 diabetes is a very huge topic to just cover in 2 minutes, but यूजुअली बच्चे लोग में वो कार्ब काउंटिंग जैसे डॉक्टर निखिल ने बताया कि आपको आपकी जो मेन फूड आइटम्स रहती है उसका कार्ब काउंटिंग सीखना पड़ता है, वो हिसाब से आप इंसुलिन एडजस्ट कर सकते हैं. There is one more question and then we will end. My son has obesity, age 8.7 years, weight is 45 and HbA1c 5.5. Is need for Globate tablet needed? So I normally हम 10 साल के नीचे कोई भी मेडिसिन नॉर्मली शुरू नहीं करते हैं. ओनली थिंग हम जो एडवाइस करते हैं कि इट इज अ लाइफस्टाइल चेंज. सो आपको एक्सरसाइज ज्यादा करना है, खाने पे कंट्रोल, एंड या दैट्स इट. एंड दी अगेन आई सेड कि अकेला बच्चा वो अपने आप नहीं कर सकता है, पूरे फैमिली को करना है. सो इंडिया में बहुत ट्रेंड होता है कि सैटरडे संडे बाहर खाना खाना है. सो इंस्टेड ऑफ गो टू ईट आउटसाइड, गो फॉर अ ट्रैक आउटसाइड. सो ऐसी चीजें अपने को लेनी. इन द मॉर्निंग एवरीवन गो फॉर अ वॉक.
तो ये चीजें करोगे तो ज्यादा बेनिफिट है. दवाई is not going to help, especially under the age of 10 years. No medicine is indicated because we do not give under 10 years of age. So कोई भी दवाई चालू है तो please stop it and lifestyle changes. So Nikhil, there are no more questions and we can end the session here. Thank you so much. And I hope everyone liked the session, and whoever has any question can subscribe. Go to the YouTube channel, you can ask over there. And next time we will talk about complications of diabetes, both type 1 and type 2. So next Saturday फिर से मिलेंगे 5 बजे.